हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्स ऑफ स्टडी। जैसा कि आप हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में डीएनए के बारे में जितनी डिटेल्स थी, डीएनए के बारे में जितना पढ़ना था ना, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा आरएनए। भाई डीएनए हम लोगों ने टोटल ले लिया, तो अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आरएनए। तो चलिए इस आरएनए के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबको पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपको मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, और अगर कोई पर्सनली सवाल पूछना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, तो इंस्टाग्राम पे आप जाके मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। बाकी चलते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक रहेगा आज आरएनए संसार। क्या रहेगा? आरएनए संसार, या हम लोग इसको बोल सकते हैं आरएनए वर्ल्ड। ठीक है। आरएनए संसार के अंदर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आरएनए क्या चीज है और क्या नहीं है। मैंने देखो आप लोगों को एक चीज बताई थी, न्यूक्लियोटाइड। क्या बताई थी? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये चीज हम लोग पीछे वाले जो क्लास है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिए, इसलिए ये यहाँ पे हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड देखो, जो आरएनए होता है, ये भी आरएनए भी न्यूक्लियोटाइडों का न्यूक्लियोटाइड्स का एक रेखीय बहुलक होता है। आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का एक रेखीय बहुलक होता है। सर भी से क्या मतलब है? भाई मैंने यहाँ पे लगाया आरएनए भी, तो हम लोग मैंने बताया था भाई डीएनए भी क्या होता है? डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का रेखीय बहुलक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया भी कि आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का एक रेखीय बहुलक होता है। ठीक है। हाँ, देखो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि आरएनए और डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है, वो उनमें क्या अंतर है क्या नहीं है, ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो जो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस हो गया आपके आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। उसके अंदर बोलेंगे हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और इसके अंदर बोलेंगे हम लोग राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। फिर हम लोग बात करते हैं आरएनए की और बात करते हैं। तो आरएनए में मैंने बताया था आपको कौन सी शुगर होती है? आरएनए में राइबोज शुगर होती है, ठीक है ना, प्रेजेंट होती है। आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज शुगर होती है। वहीं पे हम लोग डीएनए की बात करें तो वहां पे कौन सी होगी? डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। वो हम लोगों ने पीछे बात कर लिया। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं कि आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन नाइट्रोजनीय क्षारक या नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनीय क्षारक या नाइट्रोजनस बेस होते हैं आरएनए के अंदर। हाँ, फर्क कितना था भाई? डीएनए के अंदर कौन से होते हैं फिर सर? तो देखो डीएनए के अंदर एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, यूरेसिल की जगह पे डीएनए में क्या आ जाता है? थाइमिन आ जाता है, और साइटोसिन वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है। तो आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, जबकि डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन जो नाइट्रोजनिक क्षारक है या नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन आरएनए का। फिर हम लोग बात करते हैं कि आरएनए कहाँ पाया जाता है। देखो जो आपका आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए आपके कोशिका के द्रव्य के अंदर, तो मैं बोल दूं कोशिका द्रव्य में भी आरएनए पाया जाता है। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रक द्रव्य के अंदर भी क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। और एक नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा केंद्रिका। केंद्रिका में भी क्या पाया जाता है? आरएनए उपस्थित होता है, आरएनए पाया जाता है। ये हो गया आरएनए का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। सर हम लोगों ने कोशिका द्रव्य भी जानते हैं, केंद्रक द्रव्य भी जानते हैं, केंद्रिका क्या होती है?
देखो जो ये मान लो एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर एक गहरा, केंद्र के अंदर ही क्या होता है, एक गहरा, ठीक है, धब्बेनुमा संरचना होती है, एक धब्बा सा बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रिका कहते हैं। इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती, ठीक है ना, केंद्र के अंदर ही एक गहरा गड्ढा होता है, धब्बा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। तो केंद्रिका के अंदर भी आरएनए पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य के अंदर भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य के अंदर भी पाया जाता है। अब देखो जो आपका आरएनए है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस के अनुसार, इसकी उपस्थिति के अनुसार हम लोग आरएनए को कितने भागों में बांटेंगे, हम लोग आरएनए को 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, आरएनए की उपस्थिति के आधार पर, आरएनए की प्रेजेंस के आधार पर या उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर आरएनए को 3 भागों में बांटते हैं। आरएनए की उपस्थिति के आधार पर आरएनए को हम लोग 3 भागों में बांटते। देखो पहला होता है आपका आरएनए, ठीक है, दूसरा होता है आपका टीआरएनए और तीसरा होता है आपका एमआरएनए, ठीक है। अब देखो जो आरएनए है उसका दूसरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए, पूरा नाम देखे तो राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो जो आपका आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, वो कोशिका के अंदर कितना, सबसे ज्यादा 80%, ठीक है, 80% तक कौन सा आरएनए पाया जाता है, आरएनए आपकी कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा। और पूछ ले कितना प्रतिशत, क्योंकि आप लोगों को पता है आपके एग्जाम में अब की बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभ्यास वाले क्वेश्चन है, वो जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सबसे ज्यादा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है और कितना प्रतिशत पाया जा सकता है, तो हम लोग कर देंगे आरएनए पाया जाता है। और ये कितना होता है, 80% होता है और इसका नाम क्या होता है पूरा, राइबोसोमल आरएनए। फिर हम लोग बात करते हैं टीआरएनए की। देखो टीआरएनए में क्या होता है, टीआरएनए का पूरा नाम वैसे इंग्लिश में तो हो जाएगा ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, लेकिन हिंदी के अंदर भी इसके बहुत सारे नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। देखो एक तो है इसका हस्त्रण आरएनए नाम है, शॉर्ट में लिख देता हूं हस्त्रण, ठीक है ना, हस्त्रण आरएनए। दूसरा नाम है इसका अंतरण आरएनए, ठीक है, हस्त्रण आरएनए, अंतरण आरएनए। और जो एक चौथा नाम और दे रखा है इसका स्थानांतरण, ठीक है ना, स्थानांतरण आरएनए। और जो ये हस्तांतरण, अंतरण, स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है, ये आपकी कोशिका के अंदर 15% होता है। कितने प्रतिशत होता है, कितने परसेंट होता है, 15% होता है। 80% आरएनए होता है, 15% टीआरएनए होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं एमआरएनए की। एमआरएनए का वैसे तो नाम हो जाएगा मैसेंजर आरएनए, ठीक है, लेकिन इसके दूसरे नाम और भी दे रखे हैं, जैसे दूत आरएनए, दूत आरएनए शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना, दूत आरएनए। और दूत को हम लोग क्या बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। ये सभी नाम किसके हैं, एमआरएनए के। तो आपका एमआरएनए है ना, ये आपकी कोशिका में 5% होता है। कितने प्रतिशत होता है, 5% होता है, ठीक है ना। हाँ, 80 और 15 95 हो गए, ठीक है ना। 80 और 15 को ऐड करेंगे तो 95 हो जाएंगे, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो टोटल 100% हो गया, 100, ठीक है ना, तो 100% हो गया। हाँ, तो सबसे कम, ठीक है ना, तो सबसे कम मात्रा में सबसे कम मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है, एमआरएनए पाया जाता है। हम लोग बात कर लेते, देखो एक बार से फिर से देख लेते हैं कि कोशिका में आरएनए की उपस्थिति के आधार पर आरएनए को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। एक नंबर पे आपका आरएनए, आरएनए का पूरा नाम
राइबोसोमल आरएनए ये कोशिका के अंदर कितना होता है, 80% होता है सबसे ज्यादा मात्रा में। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है, आरआरएनए। फिर हम लोग बात करते हैं टीआरएनए के। टीआरएनए का वैसे नाम ट्रांसफर आरएनए और इसके अन्य नाम है हस्तांतरण, अंतरण, स्थानांतरण आरएनए। फिर हम लोग देखते हैं कि ये कोशिका के अंदर कितना प्रतिशत, 15% पाया जाता है। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि कोशिका के अंदर सबसे अधिक मात्रा में आरआरएनए, कम मात्रा में एमआरएनए। एमआरएनए की बात करते हैं, एमआरएनए का वैसे नाम मैसेंजर आरएनए, अन्य नाम क्या है, दूत आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, ये इसके अन्य नाम है। देखो फिर ये देखो कोशिका में कितने प्रतिशत पाया जा रहा है, 5% पाया जा रहा है और सबसे कम मात्रा में पाया जा रहा है। कितनी मात्रा में, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए एमआरएनए और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए आरआरएनए। फिर हम लोग बात करते हैं आगे इनकी स्ट्रक्चर की। तो हम लोगों ने ये क्रम देखा, हम उल्टे क्रम में पढ़ते जाएंगे इनको। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग एमआरएनए के बारे में पढ़ेंगे। एमआरएनए की संरचना कैसी होती है, मैसेंजर आरएनए की संरचना कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग फिर से देखेंगे। देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, एम आरएनए की बात करते हैं। एम आरएनए का दूसरा नाम मैसेंजर, संदेशवाहक या दूत आरएनए। दूत आरएनए कोशिका में कितनी प्रतिशत होता है, 5% होता है। कितनी प्रतिशत होता है, 5% होता है सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में। ठीक है, हाँ ये पाया कहां पे जाता है, ये पाया जाता है आपके कोशिका द्रव्य में। कहां पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। कौन सा, एमआरएनए कहां पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। फिर हम लोग देखो इसकी स्ट्रक्चर देखते, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना। स्ट्रक्चर कुछ इसकी इस तरीके की होती है, देखना ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझा दूंगा, उसको समझने की क्या करना आपको कोशिश करनी है। एमआरएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, देखो इस तरीके की होती है। ठीक है ना, दोनों साइड बराबर होते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो एमआरएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, संरचना पढ़ रहे हैं किसकी, एमआरएनए की। एमआरएनए के अंदर क्या क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये पूरे चैप्टर के अंदर, इसी के ऊपर हम लोग घूमेंगे। देखना सबसे पहले एमआरएनए का ये वाला भाग बता देता हूं मैं, 5 डेज सिरा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर 5 डेज सिरा क्या होता है, तो ये मैंने पीछे वाली क्लासों में बता रखा है कि 5 डेज सिरा कैसे निर्धारित करते हैं, 3 डेज सिरा कैसे देखते हैं, तो वो आप वहां से देख सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो 3 डेज सिरा, एक तो क्या होता है इसके अंदर 5 डेज सिरा होता है, एक होता है इसके अंदर 3 डेज सिरा। जो 5 डेज सिरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं केप। क्या बोलते हैं, केप। और हमारी भाषा में टोपी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टोपी बोल देंगे। ठीक है, एक तो क्या होता है 5 डेज सिरा होता है, उसे तो क्या बोलते हैं हम लोग, टोपी बोलते हैं, केप बोलते हैं, या फिर बोल देते हैं शीर्ष भाग। क्या बोलेंगे, शीर्ष भाग। इधर देखना जो 3 डेज सिरा होता है उस तरफ जो भाग होता है उसे बोलते हैं हम लोग टेल बोलते हैं, टेल या पूंछ भाग या पश्च भाग। 3 डेज सिरा होता है उस साइड वाले भाग को टेल बोल देंगे, पूंछ बोल देंगे या पश्च भाग बोल देंगे। 5 डेज सिरा उस साइड वाले को केप बोल देंगे, टोपी बोल देंगे, या फिर हम लोग शीर्ष बोल देंगे। अब देखो एक तरफ 5 डेज है, एक तरफ 3 डेज है। ठीक है ना, एक तरफ क्या है 5 डेज है, एक तरफ 3 डेज है। देखो दोनों ही तरफ कुछ, ये देखो ये वाले भाग, ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, या फिर हम लोग बोल देंगे हिंदी के अंदर अस्थानांतरित, अस्थानांतरित स्थल। ठीक है ना, कि सर ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते। देखो एमआरएनए में पाए जाने वाले ऐसे भाग, कैसे भाग,
ऐसे भाग जिनकी क्या नहीं होता, जिनका कूट लेखन नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? कूट लेखन नहीं होता। अब बात करेंगे कि सर ये कूट लेखन आ गया, सर ये क्या है? देखो, नॉन कोडिंग रीजन या अस्थानांतरित स्थल किसे कहेंगे? कि एमआरएनए के अंदर पाए जाने वाले ऐसे भाग, ठीक है, जिनका क्या नहीं होता, कूट लेखन नहीं होता। देखो, हमें पता है कि आरएनए कैसा होता है, इसे सिंगल स्ट्रैंड होता है, न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। किनसे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। और उनके ऊपर देखो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, सारे के सारे। और इनके अंदर कौन जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजनिक क्षार जुड़े होते हैं। एक तरफ ATUC, ये मान लो एक क्या जुड़ा हुआ है? ATUC एक क्रम है, ठीक है ना। तो कूट लेखन किसे कहते हैं? देखना कि ये जो नाइट्रोजनिक क्षार जुड़े होते हैं किस पे? एमआरएनए पे, ठीक है। एमआरएनए हो चाहे डीएनए हो, कूट लेखन देखो दोनों के अंदर होता है। तो एमआरएनए हो चाहे डीएनए हो, उसके अंदर क्या लगे हुए थे? ऐसे नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं। और इन क्षारकों के क्रम को पढ़ना, क्रम को पढ़ना क्या कहलाता है? कूट लेखन कहलाता है, ठीक है ना। सर कूट लेखन क्या होता है? देखो, एमआरएनए जो होता है या डीएनए होता है, उसके अंदर कुछ नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़े हुए होते हैं। उन नाइट्रोजनिक क्षारक कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? मतलब कि पहले ए आ रहा है, सॉरी यहाँ पे टी लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया ना, यहाँ पे टी नहीं होता, यहाँ पे जी होगा, क्योंकि जो आरएनए होता है उसके अंदर क्या नहीं होता? थाइमीन नहीं होता। तो इधर देखना, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है, फिर उसके बाद जी आ रहा है, उसके बाद में यू आ रहा है, उसके बाद में सी आ रहा है। तो आगे जरूरी थोड़ी ना सेम क्रम ऐसा, पहले सी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर यू आ जाए, फिर जी आ जाए, कुछ भी आ सकता है क्रम। तो अलग अलग क्रम पाए जाते हैं इस तरीके से। तो इन कर्मों को पढ़ने का क्रम ही, ठीक है ना, इन कर्मों को पढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? कूट लेखन कहलाती है। परिभाषा हो जाएगी कूट लेखन की, चलो परिभाषा लिख ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कूट लेखन, एमआरएनए या डीएनए पर उपस्थित नाइट्रोजनिक क्षारक, एन बेस लिख रहा हूं शॉर्ट में, नाइट्रोजनस बेस है ना, नाइट्रोजनी क्षारक के कर्मों को पढ़ने की क्रिया, ठीक है ना, क्या कहलाती है? कूट लेखन कहलाती है, कूट लेखन कहलाती है। एमआरएनए या डीएनए पर उपस्थित नाइट्रोजनिक क्षारकों के कर्मों को पढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? कूट लेखन कहलाती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गए नॉन कोडिंग रीजन या अस्थानांतरित भाग के एमआरएनए पर पाए जाने वाले ऐसे भाग जिनका क्या नहीं होगा? कूट लेखन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कूट लेखन नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि उनके जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं उनको पढ़ा नहीं जाता, इसलिए हम लोग कहते हैं इनका कि इनकी कोडिंग नहीं हुई, इनके बारे इनको पढ़ा नहीं किया, ठीक है ना, इसलिए हो जाती है अस्थानांतरित भाग या नॉन कोडिंग रीजन। फिर हम लोग बात करते हैं, देखो जो इधर वाला भाग होता है एमआरएनए, ऐसे मान लो ये एमआरएनए जुड़ा हुआ है, ये एमआरएनए पूरा का पूरा ऐसे, ये एमआरएनए, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, लगता नहीं कैमरे में आ रहा है ना, फिर मैंने बोल दिया, उससे देख लेना। देखो इधर देखो, ऐसे मान लो ये एमआरएनए, इधर केप जुड़ी हुई है, उधर टेल जुड़ी हुई है, ठीक है। तो देखो इस पे क्या पाया जाता है? ये इधर वाला भाग, केप के बाद में ये मान लो इतना तो नॉन कोडिंग रीजन आ गया, इधर भी इतना तो नॉन कोडिंग रीजन आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो इधर वाला जो भाग होता है, यहाँ कूट लेखन की क्रिया कहां से शुरू होगी? यहाँ से नॉन कोडिंग रीजन के तुरंत बाद में, ठीक है ना, यहाँ से कूट लेखन की क्रिया शुरू होगी। तो यहाँ पे एक विशेष नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम पाया जाता है, ठीक है, एक विशेष क्रम पाया जाता है, चाहे कोई सा भी आरएनए हो उसके अंदर ये वाला क्रम यहाँ पे जरूर होगा। इधर वाला सिरा 5 डेज सिरा, इधर वाला 3 डेज सिरा, AUG। कौन सा क्रम होता है? AUG। देखो इधर मान लो ऐसे जुड़े हुए AUG, इस तरीके से जुड़े हुए कौन? नाइट्रोजनिक क्षारक। तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं प्रारंभक भाग। क्या बोलते हैं? प्रारंभक भाग, ठीक है, या प्रमोटर भाग, प्रमोटर भाग या प्रमोटर बोल देते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है? जो प्रमोटर भाग होता है उस पे AUG
जी, ठीक है ना। विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, एक क्रम पाया जाता है किसका, नाइट्रोजनी क्षारकों का एक विशेष क्रम पाया जाता है, विशेष क्रम पाया जाता है, ठीक है। और इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक भाग या प्रमोटर भाग। और इस क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रारंभिक कोडोन, क्या बोलेंगे, प्रारंभिक कोडोन बोलेंगे, प्रारंभिक कोडोन। देखो जो प्रमोटर भाग होता है, प्रारंभिक भाग होता है, तो उसको प्रारंभ करने के लिए क्या पाया जाता है, देखो कोई सा भी आरएनए हो उस पे क्या पाया जाएगा, एक प्रमोटर भाग जरूर पाया जाएगा। और उस प्रमोटर में सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा, एयूजी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कोडोन। तो अब देखो बात आ गई कि सर कोडोन क्या है। सबसे पहले हमें लोग ये देखना है क्या है कोडोन, क्या है। तो मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं कोडोन की, कि एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइडों का, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक विशेष क्रम होता है। कैसा क्रम होता है, विशेष क्रम पाया जाता है, जिसे कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। ये हो गया आपके कोडोन की परिभाषा, जो आपको बहुत बार 1 नंबर की पूछी जाती है। कूट लेखन की परिभाषा भी आपको बहुत बार 1 नंबर की पूछी जाती है। तो देखो कोडोन क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए पे देखो ये आ गया ए यू जी, जैसे मान लो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे यू आ गया, यहाँ पे जी आ गया, 3 हो गए, ठीक है ना। तो ये हो गया एक कोडोन। फिर इसके आगे मान लो सी आ गया, यहाँ पे यू आ गया, यहाँ पे जी आ गया, तो ये दूसरा कोडोन है, ठीक है। 3 का ही होगा, 3 से ज्यादा का नहीं होगा, 4 का कभी भी नहीं होगा। तो कोडोन हो तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड आएंगे, सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड आएंगे। तो 3 न्यूक्लियोटाइडों का विशेष क्रम पाया जाता है, ठीक है ना। एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ एक विशेष क्रम पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। तो ऐसे कोडोन चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। और एयूजी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक कोडोन कहते हैं। देखो ये हो गया आपका प्रारंभिक भाग, प्रमोटर। फिर देखो प्रारंभिक भाग के बाद में यहां से लेकर यहां तक बीच वाला जो भाग होता है, इसे हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक भाग, संरचनात्मक भाग, ठीक है। क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक, या फिर सुनो यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे दिखाते हम लोग, वो मिक्स हो जाए, पूरे का पूरा मान लेते एयूजी से लेकर यहां तक, इसे हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक भाग। क्या बोलेंगे, संरचनात्मक भाग बोलेंगे। संरचनात्मक मतलब इसकी पूरी की पूरी संरचना कौन सी है, ये है। सबसे मेन काम करने वाला जो भाग है वो कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर ही क्या होते हैं, कोडोन होते हैं अलग अलग तरीके के। और उन कोडोनों के अंदर क्या होती है, आनुवांशिक सूचनाएं निहित रहती है। जो सूचनाएं होती है डीएनए की, वो पूरी की पूरी आरएनए में आती है। आरएनए में आती है तो कहां पे रहती है, संरचनात्मक भाग में रहती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो जीनों का एक समूह पाया जाता है, संरचनात्मक भाग होता है। और संरचनात्मक भाग में क्या पाया जाता है, जीनों का समूह पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जीनों का समूह पाया जाता है, जिसे सिस्ट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं। देखो मैसेंजर आरएनए के संरचनात्मक भाग में जीनों का, जीन किसे बोल रहे हैं, यही मान के चलो कि ये जो कोडोन है, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइडों का एक विशेष क्रम है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो संरचनात्मक भाग होता है उसके अंदर जीनों का समूह, ये तो है नहीं कि यहाँ पे एक जो कोडोन है, यहाँ पे बहुत सारे कोडोन मतलब बहुत सारे जीन है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि जीनों का समूह पाया जाता है कि इसके अंदर संरचनात्मक भाग में। और इस पूरे भाग के अंदर जो समूह है जीनों का, कोडोनों का जो समूह, से क्या बोल देंगे हम लोग, सिस्ट्रोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्ट्रोन। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे प्रारंभिक भाग आ गया, बीच वाला संरचनात्मक भाग आ गया, तो फिर लास्ट वाला बचा, ठीक है। तो लास्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, भाई यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे क्या होगा, समापन भी होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये होता है समापक भाग, समापक भाग या टर्मिनेटर भाग। टर्मिनेटर होता है, क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। समापक भाग में भी जैसे यहाँ पे देखो शुरुआत करने के लिए एक विशेष कोडोन होता है एयूजी,
वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, समाप्त करने के लिए कूट लेखन की क्रिया मतलब कोडोनों को जो पढ़ने की क्रिया है उसको समाप्त करने के लिए भी क्या होती है, 3 विशेष कोडोन होते हैं, उसे हम कहते हैं समापक कोडोन। और वो कौन कौन से, यू ए कोमा यू ए जी कोमा यू जी ए, ये होते हैं आपके समापक कोडोन। कौन से कोडोन, समापक कोडोन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले प्रारंभिक कोडोन कितना होता है, 1 होता है। समापक कोडोन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, यू ए जी और यू जी ए। और प्रारंभिक कोडोन 1 होता है, कौन सा होता है, ए यू जी होता है। ठीक है, ए यू जी होता है। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे आराम से इसको कंप्लीट कर सके। वैसे तो हाँ देखो ये और बच गया इसका, तो समापक भाग को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। देखो समापक भाग होता है, टर्मिनेटर होता है यू ए जी और यू जी ए, ये 3 कोडोन होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समापक कोडोन कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं देखो केप की, ये भी किसी न किसी की बनी होती है। तो जो 5 डेज सिरा होता है केप होती है, वो बनी होती है एम जी पी। ठीक है ना, एम जी पी की बनी होती है। कौन, केप या 5 डेज जो सिरा वो किसका बना होता है, एम जी पी का बना होता है। तो आप लोग नोट कर सकते हो कि जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका 5 डेज सिरा या केप वाला भाग एमजीपीपी का बना होता है। सर एमजीपीपी क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। तो आपसे पूछ ले कि मैसेंजर आरएनए का जो कैप वाला भाग होता है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है एमजीपीपी का, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का बना होता है। वैसे देखो जो पूंछ होती है वो भी किसी न किसी चीज की बनी होती है, तो ये बनी होती है आपकी एडिनिलिक समूह है। और इसके अंदर कितने एडिनिलिक समूह होते हैं, 200 से 300। ठीक है, ये हो जाती है आपकी एमआरएनए की स्ट्रक्चर। देखो केप वाला भाग एमजीपीपी मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का बना होता है 5 डेज सिरा। और 3 डेज सिरा या फिर पूंछ वाला भाग ये जो दिख रहा है ना मैं अलग से, तो ये किसका बना हुआ है, एडिनिलिक समूह है। 200 या 300, 200 से 300 क्या होती है इसके अंदर, एडिनिलिक समूह होते हैं। वो क्या बनाती है, इसका पूंछ वाला भाग बनाती है। हो गया नॉन कोडिंग रीजन, जिसका क्या नहीं होता, कूट लेखन नहीं होता। फिर आ गया आपका समापक भाग, और समापक भाग पे 3 समापक कोडोन उपस्थित होते हैं, यू ए जी और यू जी ए। फिर आ गया आपका संरचनात्मक भाग, तो संरचनात्मक भाग में जीनों का समूह पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं। कहने का मतलब कोडोन पाए जाते हैं बहुत सारे, उनका क्या हो गया, एक समूह हो गया, एक ग्रुप हो गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस्ट्रोन कहेंगे। फिर बात है हमारा प्रारंभिक भाग, क्या आता है, प्रारंभिक भाग। प्रारंभिक भाग में मैंने बताया कि ये कूट लेखन को प्रारंभ करता है, वो टर्मिनेटर भाग क्या करता है, कूट लेखन को बंद करता है। मतलब कोडोनों को पढ़ने की क्रिया क्या करता है, ये बंद करता है, ये क्या करता है, शुरू करता है। तो प्रारंभिक भाग होता है, प्रारंभिक भाग पे कोडोन पाया जाता है। कोडोन किसे कहते हैं सर, तो 3 न्यूक्लियोटाइडों का एक विशेष क्रम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। और वो कौन सा होता है, एयूजी होता है। प्रारंभिक कोडोन कौन सा होता है, एयूजी होता है। फिर आते हैं हम लोग केप की तरफ, केप बनी होती है एमजीपीपी मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की। तो इस तरीके से हमारी जो एमआरएनए की स्ट्रक्चर है वो हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, एमआरएनए की स्ट्रक्चर हो जाती है कंप्लीट। बाकी का हम लोग कल देखेंगे टीआरएनए की स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बाद में हमारी क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर हमारा जो सेशन था एमआरएनए की जो हम लोगों ने पढ़ा आज का, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही हमारी वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगी। थैंक्स।